छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूँ। तो देखिए बच्चों, आज जिस बिंदु का हम अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 11वीं, क्योंकि उसकी पुस्तक आरोह जो कि आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के अंतर्गत एक पुस्तक आती है, उसका पाठ पथिक और जिसके कवि है रामनरेश त्रिपाठी। तो देखिए बच्चों, हमने रामनरेश त्रिपाठी के जो पिछले भाग पढ़े हैं उन भागों में हमको ये भली प्रकार से ज्ञात हो चुका है कि रामनरेश त्रिपाठी ने प्रकृति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य की जितना अद्भुत चित्रण किया है शायद ही कोई कवि इतना कर सका हो। तो रामनरेश त्रिपाठी ने सागर की शोभा का वर्णन किया। पिछले भाग में हमने देखा कि उन्होंने जो सूर्योदय है, प्रातःकालीन शोभा है, उसका भी बहुत सुंदर चित्रण किया। आज वह जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का विषय वह भी प्राकृतिक सौंदर्य पर ही निर्भर है। तो यहाँ पर कवि अपनी प्रियतमा अर्थात पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, वन उपवन गिरि सानु पुंज में मेघ बरस रहे। हे प्रिय, देखो कितना अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है कि वन उपवन बगीचे, गिरी पहाड़, सानु समतल भूमि। सानु का मतलब है समतल भूमि। तो इन वन उपवन बगीचे, गिरी पहाड़, सानु समतल भूमि, कुंज में मेघ बरस रहे हैं। हे प्रिय, देखो कुंजों में इन सब में बादल बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हे प्रिय, देखो कितना अद्भुत नजारा है कि वन उपवन गिरी समतल भूमि और कुंजों में इन सब जगह बादल बरसते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि जब बादल इतने प्राकृतिक सौंदर्य में बादल बरसते हैं तो शोभा अपने आप ही अद्भुत हो जाती है। इसलिए तो कई लोग जैसे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, तो पिकनिक का उद्देश्य क्या है? नहाते तो घर पर भी है, लेकिन पिकनिक पर जाने का आनंद ही कुछ और है। उस प्राकृतिक वादियों में, पहाड़ों पे झरने बह रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं और आसमान में बादल छा रहे हैं, बरसात हो रही है। इतने अद्भुत नज़ारे को जब व्यक्ति देखता है तो अपने आप ही उसकी ओर खिंचा चला जाता है। तो यही कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देखो प्रियतमा, है प्रिय, देखो वन उपवन पहाड़ और समतल भूमि कुंज, इन सब में बादल बरसते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बादल बरस रहे हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है और इस सब को देख करके मेरा आत्म प्रलय हो जाता है, अर्थात मैं पूरी तरह से मैं इसमें डूब जाता हूं, इसमें पूरी तरीके से डूब जाता हूं। नैन नीर झरते हैं और आंखों से प्रसन्नता के आंसू बरसना चालू हो जाते हैं। आत्म प्रलय हो जाता है, मतलब अपने आप को पूर्णतः इसमें खो देता है, डुबो देता है और इतना प्रसन्नचित होते हैं कवि कि मेरे नेत्रों से प्रसन्नता के कारण क्या बरसते हैं? पानी बरस रहा है, आंसू बरस रहे हैं। अब आगे देखिए, पडो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी प्यारी लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व मन मोहन हारी। तो यहां तक देखो कि हे प्रिय, तुम देखो, क्या देखो? पढ़ो, क्या पढ़ो? लहर, तट, किनारा, तृण, तिनके, वृक्ष, पहाड़, आकाश, किरणें, बादल, इन सब पर एक मधुर कहानी। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इन सब पर लिखी हुई एक मधुर कहानी, विश्व विमोहनहारी, विश्व को मोहित कर देने वाली एक मधुर कहानी को पढ़ो। उस दृष्टि से तुम उस कहानी को पढ़ने का प्रयास करो। क्या पढ़ो? कि लहर में, तट में, तिनके में, वृक्ष में, पहाड़ में, आकाश में, किरणों में और इन बादलों पर जो प्यारी और मधुर कहानी लिखी हुई है विश्व को मोहित कर देने वाली, उन कहानी को पढ़ने का प्रयास करो। अर्थात इस प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत सौंदर्य का आनंद उठाओ और इस अद्भुत सौंदर्य को समझने का और पढ़ने का प्रयास करो। कितनी अद्भुत कहानी है प्राकृतिक सौंदर्य की, इसको तुम समझने का प्रयास
करो, समझो, पढ़ो इसे। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। अगले में वही कहानी के संदर्भ में बता रहे हैं, कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। ये प्रकृति की प्रेम की कहानी कितनी मधुर, मनोहर, सुंदर और उज्जवल है। कितनी अद्भुत, मनोहर, मधुर और सुंदर ये कहानी है। इसको एक बार पढ़ के देखो तुम। जी में है अक्सर बन इसके बनो विश्व की बानी। और मेरे मन में तो बार बार यही अभिलाषा आती है, जी का मतलब मन में ये अभिलाषा आती है कि अक्सर बन करके इसके बनूं, इस प्राकृतिक सौंदर्य का मैं अक्सर बनूं और संपूर्ण विश्व को अपनी वाणी के माध्यम से इस प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति कराऊं, एहसास कराऊं। वाणी के रूप में इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी वाणी के रूप में सारे संसार के सामने प्रकट करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। देखो कितना मनोरम दृश्य है, कितना स्थिर भाव है, स्थायी भाव इसमें झलक रहा है, पवित्रता है, आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। और जो आनंद की प्रवाह चल रहा है, इसमें आनंद की अनुभूति हो रही है, जो हमेशा ही शांतिदायक और सुख प्रदान करने वाला है, जो हमेशा ही शांति और सुख प्रदान करने वाला है। कौन? ये प्राकृतिक सौंदर्य। इस प्राकृतिक सौंदर्य की क्या विशेषता बताइए कि ये स्थायी है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित करने वाला है, हृदय में आनंद की अनुभूति कराने वाला है और सदा सुख और शांति देने वाला है। कभी परीक्षा में पूछ ले प्रश्न कि प्राकृतिक सौंदर्य की क्या विशेषता बताइए, तो हम इसमें ये भी पंक्ति का आशय प्रकट कर सकते हैं। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर है। अरे ये देखो कितना प्रेम का सुंदर ये राज्य, इससे सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता। सुंदर ही नहीं, परम सुंदर ही नहीं, अतिशय सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। इतना अद्भुत प्राकृतिक नजारा शायद ही कोई किस्मत वाला है उस व्यक्ति को यह अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ऐसा सुख संसार में कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। जो प्रकृति की गोद में जो सुख प्राप्त होता है, वह संसार में रहकर के वह सुख की अनुभूति व्यक्ति नहीं कर सकता। संसार से तात्पर्य सांसारिक सुख सुविधाओं, जो कृत्रिमता है, जो बनावटीपन है या भौतिकतावाद है, उनमें रह करके व्यक्ति इतना सुख प्राप्त नहीं कर सकता, आत्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता जितना सुख वह इस प्रकृति की गोद में आकर के कर सकता है। इस प्रकृति की गोद में व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग की सुख की उसकी अनुभूति होती है। सुखदायक तो होता ही है, शांतिदायक भी होता है, आनंद की अनुभूति दिलाने वाला भी होता है और स्थायी होता है। वो सबसे बड़ी बात है, वो स्थायी और पवित्र होता है। उसमें कहीं छल कपट या द्वेष इत्यादि का कोई भाव नहीं होता है। ऐसी यह प्रकृति की चित्रण इसमें किया गया है। हमने इस प्रकार ये हमारा पाठ पूर्ण होता है। और इस पूर्ण पाठ में हमने क्या पढ़ा कि प्रकृति के प्रति कवि का कितना आत्मीय लगाव है, प्रकृति पर कितना अभिभूत है, कितना मोहित है कवि, उसका चित्रण इसमें किया है। कि इस प्राकृतिक सौंदर्य में जैसे संसार से विमुक्त होकर के प्रकृति की शरण में आए और प्रकृति में आनंद विभोर होकर के ऐसे लगे कि संसार में कोई सुख ही नहीं है, वास्तविक सुख तो इस प्रकृति में छिपा हुआ है। इसी बात को इन्होंने अपने पद्यांशों में प्रकट किया है। अब इससे जो प्रश्न बनेंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य का कैसा वर्णन किया है और कवि ने प्रकृति की क्या विशेषता बताई है, कवि ने अपने प्रियतमा को संबोधित करते हुए क्या कहा है, इत्यादि जो भी प्रश्न बनेंगे वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां जाकर के आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं और उनका समाधान इस व्याख्या के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। अब रही बात सप्रसंग व्याख्या की, तो उसकी भी भाषा लिख देते हैं। यहाँ पर प्रसंग लिखा और प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक
शीर्षक से अवतरित है। इसमें प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रसंग। व्याख्या अभी हमने बताई है, उस प्रकार हमको व्याख्या करनी है। व्याख्या प्रारंभ करते समय कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार लिख करके हमारी व्याख्या हम लिख देंगे। विशेष जो हम लिखते आ रहे हैं अन्य पद्यांशों में, उसी प्रकार का विशेष भी इसमें आ जाएगा। तो विशेष का बिंदु भी हमको जरूर डालना है जब भी व्याख्या करें। विशेष के बिना व्याख्या में आपको अंक नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो औसत नंबर, औसत बालक मानते हुए औसत नंबर सामान्य से अंक दे देंगे। जैसे 5 में से 2 दे दिए, 2.5 दे दिए, इतने अंक मिलेंगे। और विशेष का जैसे विशेष लिखा, परीक्षक को लगेगा कि आपने प्रसंग, व्याख्या और विशेष संपूर्ण बिंदु पूरे किए हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, और प्रभावित होकर के उसका लाभ आपको निश्चित रूप से देगा। तो यहां पर अगर विशेष की बात की जाए तो विशेष में क्या लिखेंगे हम? विशेष में वही बात, खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, ठीक है। दूसरा, इसमें यहां पर अनुप्रास अलंकार, क्योंकि वर्णों की बार बार आवृत्ति भी हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, ये भी हो गया। चित्रात्मक शैली सब में चल ही रही है, चित्रात्मक शैली ये सब में चली रही है। इसके अलावा प्रकृति का अद्भुत चित्रण, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण हुआ है। इसमें सौंदर्य का अद्भुत चित्रण हुआ है, बहुत सुंदर चित्रण हुआ, अद्भुत चित्रण हुआ है। जो भी भाषा लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये विशेष के बिंदु ये इधर ही व्याख्या के नीचे ही हमको लिखने हैं, और प्रयास रहे कि जब इस प्रकार की कोई व्याख्या हम प्रारंभ करें तो एक अलग पेज से करें। अन्य प्रश्नों में ये नहीं कि प्रसंग उधर लिख दिया, व्याख्या दूसरे पेज में जाके लिख दी। कोशिश ये रहे कि अपने प्रसंग, व्याख्या और विशेष एक ही पेज में आ जाए, ठीक है। आशा करता हूं आपके ये पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है किसी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार के अन्य शिक्षण बिंदुओं के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।